हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजी सर पर। दोस्तों 12th क्लास के लेसन पृष्ठीय रसायन का आज 15वां एपिसोड है, जिसमें हम कोलाइडों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। पहला आधार है कोलाइड का कि परिक्षिप्त परावस्था व परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के आधार पर हमने वर्गीकरण करना है। तो ऊपर जो मैंने लिखा है वो आपको सब कुछ समझ में आ गया, और नीचे मैंने एक वर्गीकरण की टेबल बना रखी है। आज सबसे पहला काम आप ये करिए कि इस इतने पार्ट का आप ले लें स्क्रीनशॉट। पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अब मैं ऊपर के हिस्से को कर देता हूं साफ, क्योंकि मुझे इसके अंदर आपको कंसेप्ट समझाना है। किस आधार पर वर्गीकरण किया है कोलाइड्स का? परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया है। इसको भी मैं साफ कर देता हूं, मुझे इस जगह की आवश्यकता है। चलिए, अब हमने क्या करना है कि इस टेबल को मैं समझाऊं उससे पहले आपको क्या करना है कि एक कंसेप्ट समझना है। देखो दोस्तों, ये एक थ्योरी है, थ्योरी को याद करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको इसको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको रटना ना पड़े। गौर करना क्या किया हमने कि ये मेरे पास एक पात्र था, इसके अंदर मैंने एक परिक्षेपण माध्यम भर दिया कि एक द्रव, कोई भी मतलब एक माध्यम भर दिया, कोई कुछ भी हो सकता है, वो मैंने एक माध्यम भर दिया, और इसके अंदर एक विलय मिला दिया, मतलब ये विलायक है और ये इसके अंदर क्या मिला दिया? विलय। ठीक है, तो जो मैंने रेड कलर से बनाया ये क्या है मेरे पास? परिक्षेपण माध्यम, और जो ब्लैक कलर से मिलाया है वो क्या है? परिक्षिप्त परावस्था। ये मैंने कल की क्लास में समझाया था। जो वास्तविक विलयन में जो विलय होता था वो परिक्षिप्त परावस्था है, और जो विलायक होता था वो परिक्षेपण माध्यम है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। और एक चीज और देख लें कि इसकी मात्रा क्या होगी? कम। परिक्षिप्त परावस्था की मात्रा क्या होगी? कम। और परिक्षेपण माध्यम की आवश्यकता क्या, मात्रा क्या होगी? अधिक। ठीक है, ये इतनी सी बात अगर अपनों ने समझ ली तो ये टेबल समझनी हमारे लिए आसान हो जाएगी। अब हमने इस कोलाइड्स, ये जो कोलाइडी विलयन बना है, इसका वर्गीकरण हमने इसकी अवस्था और इसकी अवस्था के आधार पर किया है। बात करें टेबल की, तो मैंने इसके अंदर क्रमांक लगाए हैं 0 से लेकर के 8 तक, मतलब टोटल 9 क्रमांक हो गए। आप क्या कर सकते हो कि परिक्षेपित परावस्था गैस ले लो और परिक्षेपण माध्यम गैस ले लो, कि गैस को गैस में घोल के देखो, गैस को द्रव में घोलो, गैस को ठोस में घोलो। तो ये 3 तरीके के विलयन हो गए, कोलाइड हो गए 3 तरीके के। फिर क्या ले लो? परिक्षिप्त परावस्था फिक्स कर लो। क्या कर ली मैंने? द्रव 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 को मैं गैस में घोल रहा हूं, द्रव को मैं द्रव में घोल रहा हूं, द्रव को मैं ठोस में घोल रहा हूं। तो 3 तरीके के ये कोलाइड हो गए। फिर मैंने परिक्षिप्त परावस्था, देखो परिक्षिप्त परावस्था क्या फिक्स कर ली? ठोस ठोस ठोस। घोल किस में रहा हूं? गैस में, द्रव में और ठोस में। यहां जो ऑर्डर है वो यही है, गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस। यहां पर 3 बार गैस, 3 बार द्रव, 3 बार ठोस। तो कितने तरीके के विलयन हो गए? 3 तरीके के। लेकिन पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, यहां पर मैंने स्टार डाल करके लिखना है कि दोस्तों गैस का गैस के अंदर विलयन कोलाइडी विलयन नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है कि गैस का गैस के अंदर कोलाइडी विलयन नहीं होता, क्योंकि गैस को गैस में मिलाओगे तो कैसा विलयन बन जाएगा? समांगी मिश्रण बन जाएगा। जबकि कोलाइड की यह विशेषता होती है कि कोलाइड कैसा होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। इसलिए गैस के अंदर कोलाइडी विलयन जो है वो कोलाइडी विलयन नहीं होता। इसलिए मैंने पहले को 0 पॉइंट दिया था। इसका मतलब है कि कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के बच गए? 8। होने कितने चाहिए थे? 9। ठीक है, तो 8 बच गए। चलिए, अब अपने बात करते हैं कि गैस को गैस के अंदर घोला तो ये तो कोलाइडी विलयन रहा ही नहीं। अब गैस को द्रव के अंदर घोला तो जो कोलाइडी विलयन बनता है उस कोलाइड को हम कहते हैं फोम। क्या कहते हैं? फोम। फोम कब कहते हैं? फोम तब कहते हैं जब कोई द्रव के अंदर झाग बने। द्रव के अंदर क्या बने? झाग। ठीक है, जैसे आपके पास कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस निकलती है, उसके बुलबुले बनते हैं।
साबुन के अंदर, अगर साबुन के पानी के अंदर ऐसे मत हो, वायु दो उसके अंदर, तो उसके अंदर भी बुलबुले बढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, फोम होता है। तो इसका मतलब है कि जब भी गैस द्रव में घुली होगी, आप देखें ये प्रक्षिप्त परावस्था गैस है, प्रक्षेपण माध्यम द्रव है, इसका मतलब गैस क्या होनी चाहिए, कम, द्रव क्या होना चाहिए, ज्यादा। अब ऐसा एग्जांपल, इसको अपने कहते हैं तो फॉर्म है कोलाइड को, लेकिन इसका एग्जांपल क्या है, एग्जाम्पल जहां पर भी द्रव ज्यादा है गैस थोड़ी है, वो सारे के सारे एग्जाम्पल जो है वो गैस का द्रव में कोलाइडी विलयन का उदाहरण हो जाएगा, फोम का उदाहरण हो जाएगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के अंदर द्रव ज्यादा होती है, गैस थोड़ी होती है, अगर सारी की सारी गैस हुई तो फिर तो अपने पी के उड़ने लग जाएंगे। ठीक है, आपने देखा साबुन के झाग, साबुन के झाग में भी क्या होता है कि थोड़ी बहुत वायु होती है, बाकी सारा का सारा क्या होता है, द्रव होता है। बियर, शैंपियन, कुछ भी, ये जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं, आप उसको ऐसे ऐसे करके छोड़ो तो उसके अंदर देखो वायु होती है, तो वायु की वजह से उसमें झाग बन जाते हैं। ज्यादा तो वो द्रव होता है, ज्यादा तो द्रव होता है, ठीक है, थोड़ी गैस होती है, तो ये जो गैस का द्रव के अंदर कोलाइडी विलयन बढ़ गया। एग्जाम्पल हो गया साबुन के झाग, बियर, कोल्ड ड्रिंक्स के झाग, ये सारे एग्जाम्पल हो गए। और जब भी गैस द्रव में घुली होती है तो झाग बन जाते हैं, और झाग को इंग्लिश में फोम कहते हैं, तो इसलिए जो है इसको अपने फोम कह देंगे। फ्रोथ कहते हैं वैसे तो झाग को, लेकिन अपने इसको क्या कहेंगे, फोम। चलिए दूसरा उदाहरण देखिए, कहता है गैस का ठोस में। पहले कंसेप्ट समझे, गैस का ठोस में, प्रक्षिप्त प्रावस्था है गैस, इसका मतलब गैस क्या होगी, थोड़ी, ठोस क्या होगा, ज्यादा। गैस क्या होगी, थोड़ी, ठोस क्या होगा, ज्यादा। इसको कहते क्या है, इसको हम कहते हैं ठोस सोल। क्या कहते हैं, ठोस सोल। ये तो मैं अभी ये वाला पार्ट थोड़ा बाद में और एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले ये एग्जांपल समझें कि ऐसा एग्जांपल बताओ जिसको ठोस हो, उसके अंदर थोड़ी बहुत गैस हो। झारा तो क्या हो, ठोस, और थोड़ी बहुत गैस हो, ऐसा एग्जांपल सोचो तो आपको ध्यान में आएगा कि ऐसा एग्जांपल है केक। क्या है, केक। केक के अंदर गैस प्रवाहित करके उसको जो फुलफुला सा बना दिया जाता है, वो पूरा तो ठोस होता है, लेकिन थोड़ी बहुत गैस होने की वजह से वो सॉफ्ट बना दिया जाता है। तो इसका मतलब केक इसका उदाहरण है, फोम रबर इसका उदाहरण है, प्यूमिस पत्थर, सूखे समुद्री झाग, व्हाइट कलर का सूखा समुद्री झाग होता है, बिल्कुल हल्का सा होता है ठोस है, लेकिन उसके अंदर वायु वायु भरी होती है, तो इसका मतलब है वो हल्का होता है, तो गैस जो है ठोस में होती है, तो समुद्री झाग भी इसका एग्जांपल हो गया, काजल बनाने में काम में आता है ये। ठीक है, प्यूमिस पत्थर भी एक प्रकार का बिल्कुल हल्का सा पत्थर है, जो ठोस होता है, लेकिन उसके बीच में छिद्रों के अंदर वायु भरी होती है। ठीक है, और फोम रबर भी इसका उदाहरण है। चलिए अब है द्रव का गैस में, द्रव का गैस में, इसका मतलब आप पहले समझो, द्रव का गैस में, द्रव का द्रव में, द्रव का ठोस में। पहला है द्रव का गैस में कोलाइडी विलयन। द्रव क्या होना चाहिए, थोड़ा, गैस क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अब आप देख लो, गैस ज्यादा होनी चाहिए, द्रव थोड़ा होना चाहिए, ऐसा एग्जांपल बताओ। दोस्तों जब कोहरा होता है, धुंध आई होती है, तो उसके अंदर वायु होती है पूरी, ठीक है, और उस वायु के अंदर जो है पूरी वायु होती है, और उसके अंदर थोड़ी बहुत द्रव की बूंदें होती हैं। इसी वजह से जो है आप बाइक चलाते हो या साइकिल चलाते हो तो आपकी शर्ट पूरी भीग जाती है पानी से। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, द्रव होता है, और वो द्रव किसमें फैला होता है, गैस के अंदर। तो गैस द्रव जो है वो गैस में घुला हुआ हो, ऐसे कोलाइड का उदाहरण है हमारे पास धुंध, कोहरा, ये जो मैंने लिखे हैं, धुंध, कोहरा, बादल, कीटनाशक स्प्रे, फुहारा, जो आप फोग का जो स्प्रे करते हो, आप डीओ लगाते हो, फोग डीओ, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि गैस होती है, और गैस के अंदर थोड़े थोड़े द्रव होता है। ठीक है, तो वो सारे के सारे स्प्रे जितने भी हैं वो सारे के सारे इसके उदाहरण हो जाते हैं। धुंध, कोहरा इसका उदाहरण हो जाता है। द्रव थोड़ा होना चाहिए, गैस ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आपने देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, क्या कि द्रव का द्रव में, द्रव का द्रव में मतलब दोनों ही द्रव हो, तो ऐसा उदाहरण है दूध। दूध में देखो, दूध भी होता है जिसमें वसा भी होता है, वो भी द्रव होती है, और जो पानी होता है वो भी द्रव होता है, तो द्रव का द्रव के अंदर विलयन हो गया। और तेल और जल का, तेल भी द्रव है, जल भी द्रव है, तो तेल और जल का मिश्रण भी जो है द्रव का द्रव के अंदर कोलाइडी विलयन होएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा कि बालों की क्रीम, दवाइयां, ये भी जो है द्रव का द्रव के अंदर कोलाइडी विलयन है। चलिए अब आप देखें कि द्रव का ठोस के अंदर, द्रव का ठोस के अंदर कोलाइडी विलयन समझे, द्रव क्या होना चाहिए, कम, ठोस क्या होना चाहिए, ज्यादा। अब बताओ ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें ठोस तो ज्यादा और उसके अंदर द्रव हो। पनीर, पनीर को ऐसे पकड़ करके निचोड़ो, उसमें से द्रव निकल जाता है, इसका मतलब वो होता तो ठोस है, लेकिन बीच बीच में द्रव होता है ना थोड़ा थोड़ा, तो वो ऐसे दबाओगे तो निचोड़ोगे तो द्रव निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है पनीर इसका उदाहरण है, मक्खन इसका उदाहरण है,
जेली दही, दही भी ठोस होता है लेकिन उसके अंदर द्रव होता है। बूट की पॉलिश वो भी ठोस होती है लेकिन उसके अंदर द्रव होता है थोड़ा बहुत। तो इसका मतलब है द्रव थोड़ा ठोस ज्यादा। तो इसका एग्जांपल हो गए पनीर, दूध, जेली, दही और बूट पॉलिश। और इसको अपने कहते क्या है? जेल। जेली जो है वो क्या होगी? जेल होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको जेल भी कहते हैं। अब ठोस का गैस में, ठोस का द्रव में, ठोस का ठोस में। ठोस का गैस में कोलाइड डिवीजन मतलब ठोस थोड़ा होना चाहिए, गैस ज्यादा होना चाहिए। बोलो फटाफट एग्जांपल सोचो, क्या होगा? क्या होगा? अरे जो आप धुआं होता है, धुआं, धुएं में क्या होता है? ठोस कम होता है, वायु ज्यादा होती है। ठोस के कण होते हैं ना, उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, तो वो कम होते हैं और वायु ज्यादा होती है। तो एक तो इसका एग्जांपल हो गया धुआं। आंधी भी इसका एग्जांपल हो गया। आंधी में आप सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि जैसे ही आंधी आपसे टकराती है तो उसमें होती तो हवा है, लेकिन हवा के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, वो मिट्टी आप में टकराती है तो आपको लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस ज्यादा वायु के अंदर ठोस के कण होते हैं। तो ठोस गैस के अंदर, ठोस गैस के अंदर इसको ठोस एरोसोल कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया, देखो तंबाकू का धुआं, प्रलंबित रेत, आंधी, ये एग्जांपल होगी। प्रलंबित रेत मतलब वायु में फैली हुई रेत। चलिए, ये भी एक एग्जांपल हो गया। फिर देखो ठोस का द्रव में कोलाइड डिवीजन। ठोस क्या होना चाहिए? कम। द्रव क्या होना चाहिए? ज्यादा। द्रव ज्यादा होना चाहिए, ठोस कम होना चाहिए। तो अब ऐसा एग्जांपल बताओ। ये देखो गोंद, गोंद, ठीक है, गोंद के अंदर क्या होता है? तरल ज्यादा होता है और बीच में थोड़ा बहुत ठोस होता है। आप कोशिका तरल, कोशिका के अंदर देखो, आप इस तरीके की कोशिका बनाते हो तो उसके अंदर सारा तरल होता है, बीच बीच में ठोस कोशिकांग पड़े होते हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, ये सारे कोश केंद्र ये सबको जो है वो ठोस पड़े होते हैं। किसके अंदर? द्रव के अंदर। ठोस थोड़ा होता है, द्रव ज्यादा होता है। तो ये अपने पास ठोस का द्रव के अंदर कोलाइड डिवीजन हो गया। ठीक है, अब इसको अपने कहते हैं सॉल्व। चलिए, ठोस का ठोस में कोलाइड डिवीजन। ठोस का ठोस में कोलाइड डिवीजन मतलब दोनों ही ठोस होने चाहिए। तो रंगीन कांच है, रतन स्टोन है, काले हीरे हैं, रूबी ग्लास है, ये दो प्रकार के ठोसों का मिश्रण होता है। ठीक है, आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, मैं आपको ठोस अवस्था लेसन में इसके एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि जो रूबी है, नीलम है, ये ठोस का ठोस के अंदर कोलाइड डिवीजन होता है। चलिए, अब ये सारे हो गए आपके एग्जाम्पल। अब इनके प्रकार जो है ये मैंने अभी अच्छे से नहीं बताए हैं, इनको मैं बताता हूं, इधर गौर करो। आपको एक बात तो पता है ना कि जब परिक्षेपण माध्यम वायु हो, परिक्षेपण माध्यम जो है वो वायु हो, तो उसको अपने एरोसोल कहते हैं। एरोसोल कहते हैं, ये बात आप गौर करो। अब परिक्षेपण माध्यम ठोस वायु कहां है? परिक्षेपण माध्यम वायु कहां है? एक तो गैस, ये रहा। ठीक है, वायु मतलब गैस, तो ये रहा एक तो गैस। तो इसके अंदर प्रक्षेपण माध्यम गैस है तो इसको एरोसोल कहेंगे। लेकिन कौन सा एरोसोल? क्योंकि इसके अंदर द्रव घुला हुआ है तो इसको हम द्रव एरोसोल कहेंगे। क्या ये वर्ड आपको याद हो गया कि जब द्रव गैस में घुला होगा तब हम उसको द्रव एरोसोल कहेंगे, क्योंकि प्रक्षेपण माध्यम गैस है। और प्रक्षेपण माध्यम गैस कहां पर है? ये रही प्रक्षेपण माध्यम गैस, तो इसको भी अपने एरोसोल कहेंगे। ये लो एरोसोल, लेकिन क्योंकि ठोस इसके अंदर घुला हुआ है तो इसको अपने ठोस एरोसोल कहेंगे। तो ये लो, ये बात भी आपको हो गई याद। क्लियर? अब आप देखो कि जब परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो उसको हम सोल कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो हम उसको क्या कहते हैं? सोल। अब परिक्षेपण माध्यम ठोस कहां पर है? एक तो ये रहा ठोस, तो इसको ठोस सोल कह दिया। और कहां है ठोस? ये रहा ठोस, लेकिन इसको जल कह दिया क्योंकि इस ठोस के अंदर क्या है? द्रव। द्रव, ठोस के अंदर द्रव घोल देते तो एक जल सा बन जाता है, लसलसा सा बन जाता है, इसलिए हम इसको क्या कह दिया? जल। यहां पर जल कह दिया, बाकी जो है यहां पर तो ठोस सोल लिखा है, और लास्ट में ये रहा एक परिक्षेपण माध्यम ठोस, इसको भी अपने क्या कह देंगे? ठोस सोल कह देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया कि गैस जब ठोस में होगी तब ठोस सोल, ठोस ठोस में होगा तो ठोस सोल, लेकिन जब द्रव ठोस में होगा तो उसको अपने क्या कहेंगे? जल। 2 ये याद हो गए थे, 3 ये याद हो गए, कितने याद हो गए? 5। चलिए, और गैस जब द्रव में हो तो झाग बन जाते हैं, इसलिए उसको अपने क्या कहते हैं? फोम। ठीक है, एक और याद हो गया। एक द्रव में जब होता है तो इसको अपने इमल्शन या पायस कहते हैं। इसको अपने फुल डिटेल में पढ़ेंगे तब तो और याद हो ही जाएगा ये तो। ठीक है, तो इसको अपने कहते हैं इमल्शन। जब द्रव में घुला होता है तो इसको अपने इमल्शन या पायस कोलाइड कहते हैं। और लास्ट हो गया
कि ठोस को जब द्रव में घुला होता है तब भी हम इसको सोल कहते हैं। ठोस जब द्रव में घुला होता है तब हम उसको सिर्फ सोल कहते हैं। इसको हम ठोस सोल कहेंगे, इसको ठोस सोल कहेंगे, लेकिन इसको सोल कहेंगे कब? जब परिक्षेपण माध्यम द्रव हो और परिक्षिप्त परावस्था क्या हो? ठोस। क्लियर? तो ये आपके पास जो 8 पॉइंट थे उनको याद करना आपने आसान हो गया। देखो पहले क्या था? फोम। फोम कब होता है? जब गैस हो द्रव के अंदर। क्लियर? और जब परिक्षेपण माध्यम वायु हो तो उसको अपने एरोसोल कहते हैं। वायु के अंदर, वायु मतलब गैस हो, अब गैस के अंदर द्रव घुला हो तो द्रव एरोसोल, वायु के अंदर ठोस घुला हो तो उसको अपने ठोस एरोसोल कहेंगे। तो कितने याद हो गए? 3। अब जब परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो उसको हम सोल कहते हैं। तो ठोस के अंदर ठोस हो तब भी सोल, और जब गैस जो है ठोस में हो तब भी ठोस सोल। लेकिन जब द्रव हो ठोस के अंदर, तो ठोस के अंदर कोई पानी मिला दोगे तो जेल सा बन जाएगा ना, लिक्विड तरल सा, तो उसको अपने क्या कहेंगे? जेल। तो ये जेल होता है। तो 3 ये याद हो गए। 3 पहले कितने हो गए? 6 बचे 2। द्रव को द्रव में इमल्शन कहते हैं। 7 खत्म। एक और बच गया कि जब ठोस द्रव में घुला हो तो उसे सिर्फ सोल कहते हैं। ये एक और याद करना है। तो ये इस प्रकार से आपको टेबल याद हो जाएगी। आपको क्या करना है? आपका होमवर्क क्या है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार इसको पढ़ लो और फिर खुद से ये टेबल बनाओ। टेबल बनाने के लिए बहुत आसान है। 3 बार गैस लिखनी है, 3 बार द्रव लिखना है, 3 बार ठोस लिखना है, फिर गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस, गैस द्रव ठोस। ठीक है? अब इनको कहते क्या है ये प्रकार अपने आप लिखो। एग्जाम्पल सारे नहीं तो एक दो एग्जाम्पल सारों के अपने आप लिखने की कोशिश करो। सोच के देखो। आपको जैसे मान लो कह दिया कि गैस का द्रव के अंदर कोलाइड है, गैस का द्रव के अंदर कोलाइड है। अब आपको सोचना है कि यार गैस का द्रव के अंदर परिक्षिप्त प्रावस्था गैस, परिक्षेपण माध्यम द्रव, तो द्रव ज्यादा होना चाहिए, गैस थोड़ी होनी चाहिए। तो कोल्ड ड्रिंक इसका एग्जाम्पल हो गया, सब साबुन के झाग इसका एग्जाम्पल हो गया। तो एग्जाम्पल्स जो है आपको अपने आप याद आने चाहिए, आपको खुद को बनाने हैं। आप एक बार प्रैक्टिस करो, फिर एक बार टेबल को देख लो, फिर प्रैक्टिस करो, 1-2 बार करोगे तो ये टेबल आपको याद हो जाएगी। एक बात गौर करना दोस्तों कि इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं इनको हमें, आज हमारे पास समय है, जितना अच्छे से हम इसको कर सकते हैं कर लें। एग्जाम के नजदीक आने पर अगर हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल भी याद नहीं होते, उल्टा जो याद किए हुए लेसन होते हैं वो और हम इसके चक्कर में भूलने लग जाते हैं। तो इसलिए अभी इनको इतने अच्छे से देख लो कि पेपर टाइम में एक बार ये पूरी टेबल देखी, तुरंत याद हो, आपको बार बार माथापच्ची नहीं करनी पड़े। ठीक है दोस्तों, तो गुड लक, पढ़ते रहो। ये टेबल आप अपने आप ही बना करके देखें। बाय।